क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान पर खतरा है? और ये खतरा एक बार फिर से उसी ताशकंद से है जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जनवरी 11 1966 को निधन हुआ था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ताशकंद की यात्रा पर जाने वाले हैं, उज्बेकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले हैं। और अभी जिस तरीके के हालात 1966 में भारत को लेकर बने हुए थे, ठीक वैसे ही हालात 2026 में भारत को लेकर बने हुए हैं। 1966 में भी भारत 1965 में पाकिस्तान को हरा करके दुनिया के नक्शे पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभर रहा था। और इन दिनों भी सिर्फ एक साल का समय हुआ है, हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से उसको मात दी है। और ट्रेड व्यापार की दुनिया में भारत कैसे अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी चुप रहते हुए, साइलेंट रहते हुए चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा चाइना के साथ बनती हुई इक्वेशन को लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरी क्या 1966 जैसे हालात एक बार फिर से बनते हुए 2026 में। और पिछले साल अगस्त में 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए थे और उस समय उनके असैसिनेशन की, उनकी हत्या की जो तैयारी हुई थी, आईएसआई और अमेरिका का जिसमें हाथ माना जाता है, बांग्लादेश से पूरी उसकी प्रिपरेशन हुई थी। और बाद में आखिरी समय में कैसे पुतिन और मोदी ने मिलकर के, अजीत डोभाल ने विशेष तौर से मोर्चा संभाला और गेम कैसे पलटा गया था। आपको वो मोदी और पुतिन की 45 मिनट एक कार के अंदर, अकेले दो लोग बंद कार के अंदर एक ही जगह खड़ी रही थी, आपको वो तस्वीरें जरूर याद हुई हो। ये तस्वीरें आप 1966 की देख सकते हैं। 1966-65 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया था। दरअसल उस समय दुनिया के नक्शे की अगर बात करें तो भारत आजाद हुए लगभग 15 साल हुए थे, 15-20 साल होने वाले थे। इसके अलावा दुनिया में भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर था। और उस समय कोल्ड वॉर की दुनिया में रूस, सोवियत रूस और अमेरिका इतने आमने सामने थे कि एक एक देश पर इतनी कड़ी निगरानी रखी जा रही थी कि अगर इस इलाके में कोई राष्ट्र अगर थोड़ा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है तो उसको कैसे कमजोर किया जाए। सोवियत रूस की कोशिश यह थी कि कोई भी देश कैपिटलिज्म की तरफ, पूंजीवाद जो अमेरिकन मॉडल है उसको ना अपनाए। अमेरिका की कोशिश यह थी कि हर देश उसके साथ आए, कोई भी सोवियत रूस का जो मॉडल है उसको ना अपनाए। इसको लेकर के भारत ये जो एशियन, साउथ एशियन रीजन था, इसमें पाकिस्तान को हरा करके जिस शक्ति के साथ में आगे बढ़ा था। और प्लस एक चीज और थी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री के विजन में भारत की जनता का भरोसा था। जब यहां पर अनाज की कमी थी तो जनता लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जब सप्ताह में एक दिन उपवास का आह्वान किया था तो जनता उसके पीछे खड़ी हो गई थी। तो ये वैसे ही हालात क्या 2026 में एक बार बन रहे हैं। और अभी जिस ताजा इवेंट की बात कर रहे हैं वो ये है, ये उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री हैं जो 4 अगस्त को भारत की यात्रा पर आते हैं। ये कोई बेसिक शिष्टाचार की यात्रा नहीं होती है, इसमें कोई विदेश मंत्री टू विदेश मंत्री सिर्फ और सिर्फ मुलाकात नहीं होती है। उनकी विदेश मंत्री से मुलाकात होती है, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात होती है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो इन दिनों अमेरिका को टैकल कर रहे हैं ट्रेड डील के मामले में, उनके साथ मुलाकात होती है। और उज्बेकिस्तान जैसे छोटे से देश का सिर्फ विदेश मंत्री है, लेकिन मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में होती है। अब जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय इंडिया के अंदर हालात अलग क्यों है और मैं इन हालातों को अलग क्यों कह रहा हूं। देखिए, भारत के साथ आज भी वैसे के वैसा एक्सटर्नल प्रेशर है इंडिया के ऊपर में। बाहर से चारों तरफ से इंडिया इस दिनों जिस तरीके से राइज कर रहा है उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। और मेरा आप दर्शकों से भी एक अनुरोध है कि जब मैं इंडिया के राइज की बात करता हूं तो उसे बीजेपी और कांग्रेस के पॉलिटिकल नजरिए से ना देखें, एक राष्ट्र के रूप में देखें कि किस तरीके से हम चाइना को काउंटर करते हुए एक पावर के रूप में उभर रहे हैं, कैसे हम अमेरिका की मनमर्जियों के आगे भी घुटने नहीं टेक रहे हैं। और दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स हो, फैसले लेने की ताकत हो या फिर बिजनेस की दुनिया हो, हम अपने फैसले अपने लोगों के हितों में ले रहे हैं। ये एक राष्ट्र की ताकत के तौर पर मैं बात कर रहा हूं। इन दिनों अगर हम राष्ट्र के अंदर उत्पन्न हालातों की अगर बात करें तो देखिए, ये आंकड़े विशेष तौर से बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में 10 करोड़ जो अवैध घुसपैठी आंकड़ा है, ये आंकड़ा किसी भी दिन भारत के खिलाफ बड़े विद्रोह के अंदर ये जो लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इनका इस्तेमाल 10 करोड़ वो किसी भी दिन किसी भी स्थितियों में आ सकते हैं। इसके अलावा देश में कॉकरोचों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है और कॉकरोचों का जो नैरेटिव गेम है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूं। जब प्रधानमंत्री को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से गालियां दी गई
तो अभिजीत दिपके ने सामने आकर कहा कि गाली तो दी है, कोई अपराध थोड़ा ही कर दिया, और गाली देना ठीक नहीं है, नैतिक तौर पर ठीक नहीं, लेकिन कोई बड़ा अपराध नहीं है, ये पॉइंट था। लेकिन जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ और विदेशी हाथ होने का जब सबूत सामने आने लगे और उनकी आलोचनाएं शुरू हुई, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर लोगों ने जब उनके बारे में अपशब्द कहे, तो अभिजीत दिपके से लेकर के, रांका से लेकर के, सौरव दास से लेकर के, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मजेदार बात क्या है पता है? नैरेटिव कौन सा जीता? जो कॉकरोचों ने फैलाया उस समय अपने फेवर में। कॉकरोच उस समय गाली को जस्टिफाई कर रहे थे, तब भारत के समाज के बड़े हिस्से ने उसको एग्री कर लिया। और आज जब कॉकरोच गाली के खिलाफ बात कर रहे मीडिया में आकर के, हमारे बारे में ऐसा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं नहीं यार, ऐसे क्यों कहा जा रहा है? मतलब जब वो गाली दे तो भी ठीक है और इनकी आलोचनाएं हो तो भी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। खैर, मैं इसके जरिए यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉकरोच लॉबी का अपना नैरेटिव जनता में डालने की कितनी शक्ति है उनके अंदर। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने, और पाकिस्तान किसी भी रूप में भारत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वो टर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर के एक अलग नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका के आगे पूरी तरह से बिछ गया है, वो बलूचिस्तान का पूरा रेयर अर्थ मिनरल देने को तैयार है, ग्वादर पोर्ट के बराबर पश्चिमी पोर्ट जो पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है, वो अमेरिका को देने को तैयार है, ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना को खुश करने को तैयार है, होवित्जर 250 जो आर्टिलरी मिसाइलों का जो दिया था, इनको हथियार सप्लाई की थी चाइना ने, वो पूरी की पूरी इंडिया बॉर्डर पर तैनात करके इंडिया को टेंशन में डालने का भी चाइना के इशारे पर, यानी कि वो भारत से मुकाबला करने के लिए चाइना, अमेरिका सबके आगे बिछने को पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो नेटो बनाया उसकी मैं बात कर ली, एक तरह के सांकेतिक नेटो शब्द है, उसका कोई नेटो टेक्निकल वर्ड नहीं है। अमेरिका किस तरीके से टैरिफ के जरिए भारत के अंदर एक इकोनॉमिक स्ट्रेस जनता में खड़ा करने के, जनता में जब स्ट्रेस क्रिएट होगा तभी तो वो सरकार और अपने नेतृत्व के खिलाफ आसानी से सड़कों पर उतरती है, ये कोशिशें हो रही है। और इसके अलावा अभी हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ के अलावा बर्थ सिटीजनशिप के जो एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है उसके जरिए। इसके अलावा अमेरिका में 2 दिन पहले वहां पर एक ऐसा बिल प्रस्तावित किया गया है जिसके जरिए भारत समेत 5 देशों पर, विशेष तौर से रूस, भारत, इन देशों पर 100% टैरिफ लगाने तक की बातें की जा रही है। ये सारे के सारे जब हम पॉइंट बात करते हैं तो इससे एक चीज बहुत समझ में आती है, भारत को इन दिनों चारों तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। अब या तो आप दुनिया के जो विकासशील देश होते हैं ना, वो हमेशा इन जो ताकतवर, आर्थिक रूप से ताकतवर देश होते हैं, अमेरिका है, चाइना है, इनके आगे कोलैप्स कर जाते हैं और आखिरकार उनकी पॉलिसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो या तो इतिहास रिपीट होगा, और अगर इन प्रेशर्स के बावजूद इंडिया निकल लिया तो फिर इतिहास भारत लिखेगा। ये आज की तारीख में यहां पर हालात बने हुए। अब मैंने आपको 4 अगस्त की ये तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपके सामने ऐसी बात कर रहा हूं। दरअसल जब ये उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए, उज्बेकिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से लेकर के सबसे मुलाकात की। अब जरा नक्शे पर आइए। हम जब नक्शे पर जाते हैं तो ये भारत का नक्शा है, यहां पर आपको भारत दिख रहा है। इसके अलावा भारत के नक्शे के अलावा आपको यहां पर ईरान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ऊपर ये यहां पर आपको उज्बेकिस्तान, यानी कि सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने पिछले 2-4 सालों से ना रेयर अर्थ मिनरल्स और इंपॉर्टेंट खनिजों के नाम जरूर मीडिया की भाषा में सुने होंगे। दरअसल हो क्या रहा है कि सोलर ऊर्जा के मामले में हम सोलर और नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा वाहनों में हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिक बेस्ड चीजों पर ज्यादा जा रहे हैं। मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इन सब के अंदर में कुछ न कुछ जो अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, उनकी का जरूरत रहती है। इसका मतलब आज दुनिया में ऐसे हालात बन गए हैं कि रेयर अर्थ मिनरल की मोनोपोली जिसकी होगी वो दुनिया को राज करेगा। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को इधर रूस के सामने भिड़ाया और फिर यूक्रेन को कहा कि हम जितने हथियार दे रहे हैं आपको, उसके बदले हम आपके वहां से जो रेयर अर्थ मिनरल से जमीनों के अंदर से खोद खोद के वो निकालेंगे और वो हमारा काम है, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो ये जो सेंट्रल एशिया वाला इलाका है ना, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में इंपॉर्टेंट है।
मजेदार बात यह है कि जब उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री यहां पर भारत के दौरे पर आए तो उज्बेकिस्तान की ओर से इंडिया को यह ऑफर भी दिया गया कि इंडिया उज्बेकिस्तान में आए और रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले, वहां पर जो खनन में प्रक्रिया है उसमें भाग ले। लेकिन गेम यहां तक नहीं है, गेम कौन जीतेगा? दरअसल अभी क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चाइना की मोनोपोली है। चीन पूरी तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने में और उसकी प्रोसेसिंग करने में, जैसे अपन क्रूड ऑयल निकालते हैं तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकलता है, वो एक कीचड़ टाइप का होता है, उसके बाद में रिफाइनरी में उसको रिफाइन किया जाता है, फिर उससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह, गैस वगैरह सब अलग अलग अलग, बिटुमीन, सल्फर, ये सब अलग अलग निकलते हैं। उसी तरह से जमीन से रेयर अर्थ मिनरल भी कोई बहुत ही रिफाइन वे में नहीं निकलते, उसको प्रोसेस करने और रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास में है और रिफाइन करने की कैपेसिटी भी चाइना के पास में है। ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका क्या करता है रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में, अमेरिकन जो कंट्रीज है ये बेचारे, अमेरिका की तो इतिहास रहा है, उन्होंने बेचारे इन अफ्रीकन कंट्रीज का ये लोग शोषण करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज का शोषण करते हैं। अमेरिका यहां से रेयर अर्थ मिनरल निकालता है, उसके जरिए कच्चा माल तो बहुत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन अमेरिका को भी आखिरकार उसे रिफाइन करने के लिए चाइना के पास जाता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने पिछले कार्यकाल में चाइना से लड़ रहे थे, इस बार वो चाइना से उतना खुला नहीं लड़ पा रहे जितना इंडिया से लड़ रहे। और अगर चाइना पर कोई बड़े टैरिफ भी लगाए जा रहे हैं ना, तो इंडिया के बहाने से लगाए जा रहे हैं। असल में अमेरिका, इंडिया और चाइना दोनों को रोकना चाहता है, लेकिन इंडिया के मामले में क्या है कि इंडिया को अमेरिका भी रोकना चाहता है और चाइना भी रोकना चाहता है, तो वहां पर दोनों के इंटरेस्ट मैच कर जाते हैं। खैर, तो अमेरिका को इसके पास में जाना पड़ता है। अब दूसरी बात, इस जगह पर जाने के लिए अब आप अगर थोड़ा 10-20 साल पीछे जाएंगे तो 2002 या 2003 के आसपास रूस ने एक प्रोसेस शुरू किया था। रूस ने क्या प्रोसेस शुरू किया था? इंडिया तक पहुंचने के लिए रूस ने एक रास्ता बनाया था। वो रास्ता ईरान के रास्ते से होते हुए इंडिया आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ईरान के साथ जो स्थितियां बदली है, उसके बाद में इंडिया ने यहां पर क्या गेम शुरू किया है। सेंट्रल एशिया पर इंडिया की लंबे समय से नजर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नजर है। ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट का समझौता किया, फिर इंडिया ने यहां से रेल लाइन बिछाकर अफगानिस्तान तक पहुंचे, फिर अफगानिस्तान के अंदर होते हुए हम ऊपर सेंट्रल एशिया में पहुंच रहे थे। चाबहार पोर्ट के जरिए हमने रेल लाइन यहां बिछाने में पैसा खर्च किया। इसी वजह से अफगानिस्तान वाला तालिबान इन दिनों इंडिया के साथ खड़ा है। इस रूट से, भारत के पैसे से जो रूट बने हैं, उससे एक तरफ अफगानिस्तान भी ऊपर सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो रहा है, अफगानिस्तान इसी रूट से ईरान से चाबहार पोर्ट तक कनेक्ट हो रहा है, फिर यहां से सीधे रास्ते से बिना पाकिस्तान की जरूरत के अफगानिस्तान भी इंडिया तक पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जितनी भी हालात वहां पर बन रहे हैं और जिस तरीके का उज्बेकिस्तान की तरफ से जो इंडिया को ऑफर आया है, अब अगर इंडिया उज्बेकिस्तान में यह काम करने में सफल हो जाता है, अगर हम सेंट्रल एशिया के अंदर कोई ऐसी मजबूत जगह बना पाते हैं, और जाहिर सी बात है इन कंट्रीज के मामले में यहां पर जगह बनाने में हमें रशिया का सहयोग भी चाहिए होगा, तो फिर ये चाइना की मोनोपोली तोड़ने जैसा होगा। अब जो असल गेम है, जो 1966 में कैसे लाल बहादुर शास्त्री दुनिया के लिए चैलेंज बने थे, वैसे आज के टाइम में, और नरेंद्र मोदी को इन दिनों वैसे भी मैं बहुत सारे एस्ट्रो के पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा हूं, 2026 के आखिर और 27 की शुरुआत तक भारत से बाहर विदेश की धरती पर उनकी लाइफ को थ्रेट भी है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे मैं जाऊंगा उज्बेकिस्तान, क्योंकि राष्ट्र के हित में बड़े हित यहां पर छिपे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर किसी ने जवाब मांगा था कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च हुआ, तो जो जवाब आया था उसके अंदर आया था कि अगर विदेश यात्रा पर 1 रुपया खर्च हुआ, मतलब मैं, आप कहेंगे तो इस बारे में डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, पार्लियामेंट के अंदर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वीडियो बना दूंगा, तो 1 रुपए के बदले में विदेश यात्रा से वापस भारत के लिए 66,000 रुपए लेकर के आए। ये 1 रुपए का रेशियो है, जितना पैसा खर्च हुआ उसके बदले में 66,000 गुना वापस वो निवेश भारत के अंदर लेकर के आए हैं। तो इंडिया अगर इस इलाके में, अच्छा एक बात और मजेदार फैक्ट्स बताता हूं, अमेरिका भारत को परेशान करना चाहता है। अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर कौन है? पहला, मैं आपको एक एक देश का नाम नहीं बताता हूं, यहां से आप गिनना, यूके और इनको आइलैंड को साथ में लेते हुए ये वाले देश, रूस से पहले पहले ये जितने देश हैं, एक ये बड़े पार्टनर है। इंडिया ने आइलैंड, नॉर्वे, इनके साथ में अलग करके, यूके के साथ में अलग करके और यूरोपियन यूनियन के साथ में अलग से फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन कर लिए, पहला। दूसरा, अमेरिका के बड़े पार्टनर्स में कौन आता है? अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़ो, ताकतवर पार्टनर जिनके फैसलों से अमेरिका भी, कनाडा के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। इसके अलावा यहां आ जाइए,
जापान, जापान के साथ इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के इंपॉर्टेंट पार्टनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत हो रही है। तो जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर अमेरिका इंडिया को घेरने की फाइनेंशियली कोशिश कर रहा है, तो इंडिया ने तो चुपचाप 2 सालों में ट्रंप को तो बहलाता रहा कि हां हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, हां हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में वो अमेरिका के सारे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के साथ तो पहले से कर चुका है। अब अगर अमेरिका भारत की बाह मरोड़ना चाहेगा तो कैसे? क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस उनके पार्टनर भी फॉलो करते हैं। अगर उनके पार्टनर्स के साथ हमने पहले से ही कोई बड़ी डीले कर लिए, तो फिर पार्टनर्स को अगर हम उनको कुछ फैसलों से अलग कर लेते हैं, फिर अमेरिका की ताकत आधी रह जाती है। अब अमेरिका के फैसलों से अगर इन्फ्लुएंस होने वाला कोई एक छोटा मोटा इलाका सेंट्रल एशिया बचा है जो इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज डिसीजन मेकिंग में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी दुनिया की पंचायती में है नहीं। तो यहां पर अगर रेयर अर्थ मिनरल के मामले में भी कर लेता तो भारत की एक तो उस तरीके से ताकत तो बढ़ती बढ़ती है। खैर, तो इस तरीके से हम अमेरिका के लिए चैलेंज बन रहे, प्लस अगर हम रेयर अर्थ मिनरल में चाइना की मोनोपोली तोड़ते हैं तो फिर चाइना के लिए भी बड़ी थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं। जब भी आप दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के लिए खतरा बनते हो, आप एक तमाम रोकने की, जो मैंने 7-8 पॉइंट्स बताए कि इतने सारे प्रयास हो रहे इन दिनों, मीडिया जो वैश्विक मीडिया है वो इंडिया के नैरेटिव को नहीं बढ़ा रहा है, वो सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएटर खबरें होती है उनको ज्यादा चलाता है, और जो इंडिया के लिए प्राइड करने लायक, गौरव करने लायक खबरें होती है उसको नहीं चलाता है। वैश्विक मीडिया साथ में नहीं है। 10 करोड़ के घुसपैठिए जिनको निकालने में अमित शाह पूरे मिशन पे लगे हुए हैं, और इस पर मैं कई वीडियोस बना बना करके उनके एक एक फैसले पर मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा 10 करोड़ जो घुसपैठिए हैं वो है कॉकरोच नाम की एक नई पीढ़ी, और नया एक ऐसा इकोसिस्टम हुआ जिसमें हमारे जो जेनजी पीढ़ी है उसको सबसे ज्यादा बरगलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जेनजी पीढ़ी गलत है, उनको क्योंकि पुराने लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है, नई पीढ़ी को सबसे ज्यादा इस रील की दुनिया के जरिए, और मेटा जैसी कंपनियां हैं वो भी इंडिया का फेवर नहीं कर रही है। जब एंटी इंडिया कंटेंट होता है उसको प्रमोट किया जाता है, इंडिया के पक्ष में कंटेंट होता है उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। और ऐसा मैंने बहुत, सिर्फ आप पॉलिटिकल पंचायत के कंटेंट को ही देख लीजिए कि अगर इसी तरह का कंटेंट में एंटी इंडिया बनाता तो इस कंटेंट को बहुत बूस्टअप मिलता, बहुत रीच मिलती, लेकिन जब आप प्रो इंडिया कंटेंट बनाते हो तो आपको उतनी ज्यादा रीच नहीं मिलती है। पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया के जो सऊदी अरब जैसे इंपॉर्टेंट पार्टनर को अपने साथ लेकर के न्यूक्लियर डील कर चुका है, इसके अलावा टर्की को, अभी पाकिस्तान, टर्की और सऊदी तीनों ने मिलकर के एक पैक्ट किया है कि किसी भी देश पर हमला होता है तो तीनों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ता है तो टर्की और सऊदी भी पाकिस्तान की मदद करने आएंगे। ऐसा इस समझौते के मुताबिक है। आते हैं या नहीं आते ये एक अलग मसला है। खैर, इन सारे हालातों के बीच में फिर वही बात आती है कि जैसे हालात 1966 में बने हुए थे, हम दुनिया के लिए खतरा थे, आज हम दुनिया के पावर्स के लिए एक बार फिर से 2026 में वैसे ही स्थितियां बन चुकी है। एक साल पहले रसिया के अंदर पीएम मोदी का असैसिनेशन, उनकी हत्या करने की कोशिश हुई भी थी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ताशकंद जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी ताशकंद जहां पर 1966 के जनवरी 11 को हमारे एक और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की गई थी, क्योंकि वो भी उस समय दुनिया के अंदर इसी तरह से पावर, जो पावरफुल देश थे उनके लिए एक चैलेंज बन करके उभर रहे थे। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर भी जरूर करके पेज को फॉलो जरूर कीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं और फेसबुक पर फॉलो कम लोग कर रहे हैं, वीडियो देख भले ही ज्यादा लोग रहे, तो मेरा अनुरोध है आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।